हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे लोग? सबको प्यार भरी नमस्कार, राम राम। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो अपनी जो थ्योरी क्लासेस चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर अपना पहले दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। पहले अपने राजस्थान का परिचय कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को कंप्लीट कर लिया था, और कुछ राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल हैं उनमें हमने संबंध देख लिया था। तो उसी क्रम में आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम आपका राजस्थान की भौतिक प्रदेश है ना, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान की बात करेंगे हम। और राजस्थान के भौतिक विभाजन में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का भौतिक विभाजन किया क्यों गया था भाई? पहली बात तो ये आती है कि फिजिकल डिवीजन क्यों किया जाता है राजस्थान का भौतिक विभाजन। सारे लोग जुड़ जाएंगे अपनी क्लास से, सब लोग है वो शेयर कर देंगे। राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन क्यों किया जाता है? भौतिक विभाजन है वो क्यों किया जाता है, बताएंगे आप? क्योंकि सर हमें पता है कि अलग अलग स्थिति को पढ़ने के लिए राजस्थान में अनेक प्रकार की जैसे पूरे भारत की अगर हम बात करें तो जैव विविधताओं वाला देश है भारत। और उसी क्रम में अगर हम बात करें, राजस्थान भी एक जैव विविधताओं वाला देश राज्य है। और इसी को पढ़ने के लिए, इसी की अध्ययन करने के लिए भूगोल विज्ञताओं ने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया ताकि इसकी जो पढ़ाई है बेटा वो आसानी से की जा सके। ठीक है, तो इसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए फिजिकल डिवीजन किया गया। और ये फिजिकल डिवीजन किन किन आधार पे किया गया, कैसे किया गया, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि भाई जो भौतिक विभाजन है राजस्थान का वो दो भागों में हुआ है, नहीं दो रूप से हुआ है। एक तो कोई व्यक्तिगत रूप से किया किसी ने, या तो किसी ने व्यक्तिगत रूप से किया है, व्यक्तिगत रूप से। और दूसरा या तो किसी ने किस पे किया है भाई, जलवायु या फिर किसी भौगोलिक कारकों के आधार पे, जलवायु मान लो, वर्षा मान लो, उच्चावच मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो भौतिक कारक होते हैं। या तो व्यक्तिगत रूप में हुआ है या फिर जो आपका क्या है, भौगोलिक कारणों के कारण हुआ है, भौगोलिक कारकों के आधार पे। तो फिजिकल डिवीजन को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। एक आपका क्या होता है, व्यक्तिगत रूप में, और एक होता है आपका भौगोलिक कारकों के आधार पे फिजिकल डिवीजन कैसे किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा व्यक्तिगत आधार पे, तो तीन अपने लोग हैं जिन्होंने भौतिक विभाजन है वो किया है। कौन कौन है? पहले अपने डॉक्टर वीसी मिश्रा हैं, डॉक्टर वीसी मिश्रा। ठीक है, और अपने हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह। दूसरे व्यक्ति कौन है अपने? डॉक्टर रामलोचन सिंह, डॉक्टर रामलोचन सिंह। ठीक है, तो ये फिजिकल डिवीजन ये व्यक्तिगत रूप में हुआ है। किसमें हुआ है? व्यक्तिगत रूप में हुआ है। और व्यक्तिगत रूप में आपके एक और आते हैं एच एम सक्सेना, और एक अपने आते हैं ए के तिवारी, है ना। एच एम सक्सेना और ए के तिवारी, तो डॉक्टर ए के तिवारी इन दोनों ने मिलकर किया है, डॉक्टर ए के तिवारी। ठीक है, और एच के सक्सेना। एच के सक्सेना, इन्होंने सबने, तीन लोग हैं, और इन्होंने क्या किया है, व्यक्तिगत अपने खुद के मतों के आधार पे राजस्थान का है वो भौतिक विभाजन किया है। ठीक बात है। अब देखो, तीन व्यक्तिगत रूप में है। अब भौगोलिक कारक क्या हो सकते हैं अपने फिजिकल डिवीजन की? अगर हम बात करें तो फिजिकल डिवीजन में भौतिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो या तो जलवायु हो सकती है, ठीक है, या तो जलवायु हो सकती है, या फिर वर्षा हो सकती है, या फिर उच्चावच हो सकते हैं। ये भौतिक कारण ही होते हैं भाई। ठीक है, तो भौतिक कारकों के आधार पे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ते हैं भाई, व्यक्तिगत रूप के आधार पे पढ़ते हैं। तो सारे लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। शेयर नहीं हो रही है क्लास, क्या बात है? है ना। अब देखो, हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन किसके आधार पे। पहली आप हेडिंग लगाएंगे व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण,
व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तो हमने देखा भाई तीन जो ग्रुप हैं उन्होंने किया है। पहले अपने डॉक्टर वीसी मिश्रा हैं, ठीक है, अपने जो क्या है आपके रामलोचन सिंह जी हैं, और अपने AK तिवारी और HM क्या है आपके सक्सेना जी हैं, ठीक है। तो वीसी मिश्रा जी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर वीसी मिश्रा के अनुसार, डॉक्टर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कई बार क्वेश्चन आया है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन आया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, 1967-68 में पब्लिश हुई थी, और इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। तो डॉक्टर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा है राजस्थान को? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है इन्होंने, ठीक है। और इनकी पुस्तक आई थी जिनका नाम है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, और इसमें इन्होंने 7 भागों में बांटा है। 1967-68 में ये पुस्तक पब्लिश होती है, और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि भाई राजस्थान है वो 7 भौतिक प्रदेशों में। अब आधार क्या बनाया डॉक्टर वीसी मिश्रा ने? आधार क्या बनाया? तो आधार उन्होंने कृषि क्षेत्र को बनाया कि भाई साहब किधर बारिश कम होती है, किधर ज्यादा होती है, किधर कृषि ज्यादा है, तो कृषि प्रदेशों के आधार पर बांटा है। तो राजस्थान का देखो इन्होंने डिवीजन कैसे किया बेटा, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे, तो 7 भागों में बांटा है। बीच में इन्होंने अरावली को आधार बनाया, भाई अरावली तो बीचों बीच जा रही है राजस्थान की, तो बीच में तो अरावली आ जाएगी। 3 भाग इन्होंने अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में बना दिए, और 3 भाग इसने पूर्वी क्षेत्र में बना दिए। तो हो गया 7 का काम अपना। तो अरावली के पश्चिम में 3 प्रदेश बनाए, और अरावली के पूर्व में 3 प्रदेश बनाए, और एक अरावली हो गई। तो कितने भाग हो गए टोटल बेटा? 7 भाग हो गए जो राजस्थान को वीसी मिश्रा बांटते हैं, ठीक है। अब देखो बोला भाई जो जैसलमेर अपना बाड़मेर वाला बेल्ट है जहां पे क्या है मरुस्थल है, वो तो शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। पहला इन्होंने बताया कि भाई शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। दूसरा बोला कि अर्ध शुष्क भी है, कहीं कहीं बारिश भी होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, अर्ध शुष्क भी हो जाएगा। एक बोला जहां पे बेटा जहां पे नहरों से खेती होती है ना, नहरों से कृषि होती है, तो नहरों से कृषि होती है तो उस क्षेत्र को उन्होंने नाम दे दिया कि नहरी प्रदेश। उन्होंने क्या नाम दे दिया? नहरी प्रदेश। तो तीसरा भौतिक विभाजन इसने किया नहरी प्रदेश के रूप में। नहरी प्रदेश आपको पता है कि जो गंगा नहर है, सॉरी इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर IGNP अपने कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित होती है? तो अपने गंगानगर श्री हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित होती है। तो उस बेल्ट को उसने किस नाम से जान दिया भाई? अपने नहरी प्रदेश के नाम से नाम दे दिया, ठीक बात है। अब देखो इसने मरुस्थल में जहां पे खेती बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, ठीक बात है। अर्धशुष्क जहां पे थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, किससे? एक प्रदेश वो जहां पे नहरों से खेती होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आधार बनाकर इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। फिर बीच में अरावली आ गई आपकी। अब बताओ अरावली के पूर्व में तो बारिश खूब होती है बेटा, हाँ, और वहां पे बेटा कृषि भी खूब होगी। तो पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने बता दिया कि भाई साहब जो अलवर भरतपुर वाला बेल्ट है, अलवर वाला क्षेत्र, वहां पे क्या है, जयपुर वाला बेल्ट है, वहां पे उद्योग भी ज्यादा है, साथ साथ में खेती भी ज्यादा है। तो उसने ये बोल दिया कि पूर्व के अंदर, ये अपना 4 नंबर हो गया। 5 नंबर इसने बता दिया कि भाई पूर्वी जहां पे खेती हो रही है, तो पूर्वी कृषि प्लस औद्योगिक क्षेत्र, कृषि प्लस चंबल किसका प्रदेश? चंबल किसका प्रदेश? चंबल बीहड़ प्रदेश का नाम है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 1967-68 में लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं बीहड़ प्रदेश का नाम है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 1967-68 में लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं कि भाई राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश हैं, ठीक है। ये सारी चीजें चले आगे। भाई रामलोचन सिंह जी ने अपना वर्गीकरण किया कि 3 के तो आपका अगला 3 नंबर हेडिंग क्या होगा? प्रोफेसर भौगोलिक कारक बेटा अपने 2 हैं यहाँ पे, एक तो जलवायु एवं उच्चावच। इन दोनों के आधार पे विभाजन किया गया, और जलवायु और उच्चावच के आधार पे राजस्थान को है वो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो अपने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। चारों के आप नाम लिखेंगे, चारों के आप नाम लिखेंगे, और चारों के नाम कौन कौन से जो आज तक आप पढ़ते आए हो? पहला आपका थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। नंबर 2 आपका अरावली प्रदेश, तीसरा आपका पूर्वी मैदान, और चौथा आपका हाड़ौती का पठार। तो
चार भौतिक प्रदेश हैं, ये किसके आधार पे है बेटा? उचावच के आधार पे हैं। और उचावच के आधार पे, जलवायु और उचावच के आधार पे, यानी भौगोलिक कारक हो गए, भौगोलिक कारक के आधार पे राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला आपका थार का मरुस्थल है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदान है, हाड़ौती का पठार है। एक एक करके यहाँ से पढ़ेंगे और यहीं से बेटा आपके क्वेश्चन बनते हैं शानदार वाले। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पेन और कॉपी लेके बैठना है, शानदार तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। पहला आप हेडिंग लगाएंगे थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो पहली बात तो ये आती है कि भाई तो थार डेजर्ट है, ठीक है, ये राजस्थान में किन किन जिलों में फैला हुआ है, राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, इसके अंदर जनसंख्या कितनी रहती है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल कवर करता है, पूरे राजस्थान का कितना भाग कवर करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपकी इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो पहले आपने हेडिंग लगाई थार का मरुस्थल, और इसी का दूसरा नाम है बेटा, इसकी जो स्थिति है, इसका जो विस्तार है, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो देखो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में, ये आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान में ये जो बेल्ट है अपना, ये जो बेल्ट है, ये अपना किस में आता है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये किस में आता है बेटा? मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। और इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, और एक यहां से निकलती है आपकी अरावली, यहां से क्या निकलती है? अरावली निकलती है। तो अरावली के ऊपर वाला पूरा बेल्ट आपका क्या हो गया? तो एक तो आपका हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, सॉरी, एक तो आपका हो गया शुष्क मरुस्थल, इसको अभी हम डिवाइड करेंगे, एक तो आपका शुष्क और एक आपका अर्ध शुष्क। तो ये दोनों भौतिक प्रदेश हैं, तो ये मरुस्थल की भाग है। ठीक है, तो ये अपना जो पश्चिमी क्षेत्र है, देखो ये उत्तर है और ये आपका पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। तो राजस्थान के थार के मरुस्थल की जो बेटा आपकी स्थिति है, राजस्थान के थार के मरुस्थल, राजस्थान में स्थिति क्या है? राजस्थान में स्थिति इसकी क्या है? तो आप बता देंगे सर राजस्थान में इसकी स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम है। क्या है? उत्तर पश्चिम में अपना थार का मरुस्थल फैला हुआ है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिम का मरुस्थल भी कहते हैं, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल भी कहते हैं। अंजलि बंजारा, गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत लेट जुड़ते हो क्लास में, क्या बात है? क्लास को शेयर कर दो फटाफट, लाइक चैनल सब्सक्राइब सारे कर दो। अब बात करें भाई इसके उपनाम बताओ, इसके उपनाम बताओ। स्थिति हमने देख ली इसकी कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब इसके उपनाम देखिए, अगर हम थार के मरुस्थल की, तो थार के मरुस्थल के उपनाम, जैसे रामायण और भगवत गीता में इसको धनवा कहा गया है, रामायण व भगवत गीता में क्या कहा गया है? धनवा। और धनवा का मतलब होता है धोरे, धरियन, टीबे। ठीक है, तो ये धनवा किस में कहा गया है भाई मरुस्थल को? अपने कमलेश कुमावत, राम राम बेटा, राधे राधे आपको भी। जो बच्चे प्लीज नए जुड़ रहे हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो राजस्थान की स्थिति कितनी है भाई? ये हमने देखी सर, राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम है। इसकी उपनाम क्या है? रामायण और भगवत गीता में इसको क्या कहा गया है? मैंने आपको जब भौगोलिक प्रदेश करवाए थे तब इसको क्या बोला था हमने? मरु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरु प्रदेश। हमने उस टाइम बताया था कि भाई जो भौगोलिक नाम है, ऐतिहासिक नाम है, उसी के आधार। अब देखो इसी थार के मरुस्थल को बेटा पाकिस्तान में क्या कहते हैं? इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है बेटा? चोलिस्तान। तो आज के बाद आप गाना सुनेंगे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है? तो चोली के पीछे पाकिस्तान है। चोली के पीछे क्या है? बिल्कुल कमलेश, एक बार दोबारा समझा देंगे, क्लास के एंड में भी पूरा रिवाइज करके जाऊंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इतना समझो। थार का मरुस्थल स्टार्ट कर देता हूं मैं एक बार, है ना। देखो यहां से समझ लो एक बार आप, भौगोलिक कारकों के आधार पे, भौगोलिक कारक कौन कौन से लिए बेटा? जलवायु और उच्चावच लिए। इसके आधार पे राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक बात है? हाँ सर, कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, यही चार है। अब जो थार का मरुस्थल है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो थार का मरुस्थल है बेटा कहां पे स्थित है? हमें पता है सर, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी इसकी? उत्तर पश्चिम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम का मरुस्थल भी बोलते हैं। ठीक बात है सर। आप देखो इसके उपनाम, इसके उपनाम सर रामायण और भगवत गीता में इसको क्या कहा गया है? धनवा कहा गया है। ये भी आपकी बात इंपॉर्टेंट है सर। ठीक बात है।
हमने भौगोलिक स्थल पढ़े थे उस टाइम बताया था कि इसको मरु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक बात है ना। और पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है। अपने जो दिल गुर्दे फेफड़े दिमाग जो भी हैं वो सारे खोल के बैठेंगे, आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, है ना। हाँ जी, चले भाई। अब देखो भारत का जो टोटल, भारत के अंदर थार का मरुस्थल कितने राज्यों में है, तो सर अपने पंजाब में है, सर अपने हरियाणा में है, अपने राजस्थान में है और अपने गुजरात में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात यानी 4 राज्यों में अपना थार का मरुस्थल है। तो भाई सर्वाधिक जो विस्तार है राजस्थान में है, कहां पे है, सर्वाधिक राजस्थान में है विस्तार, सर्वाधिक कहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में थार का मरुस्थल है वो पाकिस्तान और भारत दो में है। 85% जो है अपना वो भारत में है, बाकी जो 15% है वो लगभग कहां पे है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसको क्या बोला जाता है, चोलिस्तान बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो सर्वाधिक कहां पे है, तो सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो राजस्थान में है, और राजस्थान के बाद में बेटा ये कहां पे है, सर्वाधिक गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात में। गुजरात के बाद में ये कहां पे है, गुजरात के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में पंजाब, है ना। गुजरात के बाद में हरियाणा और हरियाणा के बाद में पंजाब। तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। ये अपने पूरे भारत की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है थार के मरुस्थल को लेकर, कि भाई सर्वाधिक जो विस्तार है थार का मरुस्थल का वो अपने राजस्थान में ही है। कहां पे है, राजस्थान में, ठीक बात है। चलें आगे। हाँ, अब बात करें राजस्थान में इसका क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान में इसका क्षेत्रफल कितना है। सर मैं तो बैठे बैठे पढ़ रही हूँ, तो बैठे बैठे खोल लो गुर्दे फेफड़े हैं। राजस्थान में थार के मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान के थार मरुस्थल का क्षेत्रफल, बेटा यहाँ पे देखो दो चीजें आप ध्यान से देखेंगे। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है एक बार पूछा हुआ है और बड़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, कथनों में पूछा हुआ है। उसका टोटल क्षेत्रफल है वो 1,75,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। 62% इन राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में 62% है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और हमने राजस्थान के थार के मरुस्थल को अभी दो भागों में बांटा है, कौन कौन से में सर, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो बेटा शुष्क तो ज्यादा है, शुष्क क्या है, ज्यादा है, तो 1,000 तो क्या है आपका, सॉरी 1,00,000 तो क्या है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। और आगे वाला कितना बच गया सर, 75,000 बच गया, तो ये 75,000 वर्ग किलोमीटर है। अब थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे भाई टोटल क्षेत्रफल कितना है ना। हाँ, तो टोटल कितना हो गया सर, 1,75,000 हो गया, 1,75,000 हो गया। उसमें से 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्या है अपना शुष्क है, और दूसरा अपना अर्ध शुष्क कितना हो जाएगा, 75,000 किलोमीटर। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, है ना। और देखो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को हम बोलते हैं राठी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, राठ क्षेत्र। मैंने बताया था भौगोलिक क्षेत्रों में राठी क्षेत्र, और इसको बोला जाता है वागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, ऊपर बिंदी लगानी है, बांगड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र। तो ये अपना राठी क्षेत्र है, और वो कौन सा क्षेत्र हो गया, बांगड़ क्षेत्र हो गया। जो शुष्क मरुस्थल है वो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो कितना है, 75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 75,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में हमारे आ गई। अरे आई कि नहीं आई समझ में, बताओ आई नहीं आई। अब देखो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल पूछता हूं। राजस्थान है, ये राजस्थान है, और राजस्थान की बात अगर हम करें, क्या बन गया ये, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको मरुस्थल के नाम पे एक नदी आपको याद आ रही होगी। कौन सी नदी है, और वो नदी आपकी कौन सी है सर, यहाँ से नागपाड़ से निकलती है लूनी नदी, और वो लूनी नदी ऐसे प्रवाहित होकर कहाँ आती है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि ये नदी इधर आ रही है, बेटा ये नदी जब इधर आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि भाई राजस्थान है वो ऐसे है, और राजस्थान का ढलान वो ऐसे है, तभी ये नदी नीचे की तरफ आ रही। भाई पानी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं,
अरे पानी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, है ना। राघव कह रहा है सर कहाँ थे, बोलिए सांवरिया सेठ की जय। आगो सा राघव, अब कंटिन्यू चलेगी अपने यूट्यूब पर क्लास। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था बेटा, नए बेस बने ऑफलाइन तो उसमें थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे थे। बाकी अभी आपकी क्लास है वो रेगुलर चलेगी, तो आप ज्वाइन करके रखना, कोई दिक्कत नहीं है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके पास। डेली लाइव क्लास चलेगी, अपनी थ्योरी भी चलेगी, शाम को पीवाईक्यू चलेगी। तो दोनों क्लासेस चलेंगी, सुबह जिनको थ्योरी लेनी है वो थ्योरी लेंगे, शाम को पीवाईक्यू वाली क्लास में ज्वाइन कर सकते हो आप। वो तो करते थे शाम को डेली 6 से 7 अपनी क्लास होनी है तो वो होनी है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें तो, ठीक है। हाँ, तो अपनी लूनी नदी इधर आ रही है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो दया, इसका मतलब ये है कि राजस्थान सर ऐसे ढलान में है। और ऐसे ढलान का मतलब हो गया सर ये उत्तर है आपका, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। तो ढलान कहां से कहां हो गया, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ ढलान हो गया सर। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान हो गया। बात सही है कि नहीं रहे, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई साहब इसका जो ढाल हो गया, मरुस्थल का ढाल क्या हो गया सर, मरुस्थल का ढाल हो गया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आपका क्या हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा कमलेश, हम करवाते हैं, बीएसटीसी की भी बेस चला रखे हैं। देखो हमारे यहाँ क्या है, फाउंडेशन बेस चल रहा है। फाउंडेशन का मतलब हो गया कि भाई साहब राजस्थान में कोई भी भर्ती है छोड़ेंगे नहीं, तो राजस्थान फाउंडेशन बेच है और उसी फाउंडेशन बेच की मिनिमम फीस है ना। फाउंडेशन बेच है, अब जैसे बीएसटीसी आपने कर ली है ना, बीएसटीसी आपने पास आउट कर ली, और बीएसटीसी पास आउट करने के बाद में आपने कॉलेज ले ली बढ़िया अच्छी, और कॉलेज लेने के बाद में भाई साहब 2 साल आप बर्बाद करोगे, 2 साल अच्छी तैयारी करो, है ना। वहां कॉलेज में तो टाइम पास होता है, मेरे को पता है, सबको पता है, राजस्थान की पीटीटी कॉलेजों में और आपकी बीएड कॉलेजों में और बीएसटीसी कॉलेजों में हमेशा टाइम पास ही होता है, आपको भी पता है इस चीज की। तो कॉलेज के 2 साल, आप 2 साल आप बेरोजगार बैठे रहोगे क्या, 2 साल बीएसटीसी करके आप 3rd ग्रेड का पेपर रीट आएगी, 3rd ग्रेड में आप फॉर्म लगाओ अच्छे से। तो ये 3rd ग्रेड में फॉर्म लगाने से पहले आपको रीट देनी पड़ेगी, तो रीट देने से पहले आप 2 साल अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि बीएसटीसी, जब तक बीएसटीसी की डिग्री मिले तब तक आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, है ना। तो हमने राजस्थान का फाउंडेशन भाई अलग अलग बैच चलाए कोई मतलब नहीं है, हम एक फाउंडेशन बैच चला रखा जिसमें आपकी 4th ग्रेड से लेकर और आपके आरएस प्री तक का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये सारी एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। बीएसटीसी वगैरह तो नॉर्मल चीज होगा, है ना। हाँ ठीक बात है ना। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान देख लो। बाकी फाउंडेशन, मेरा मानना ये है कि अगर आप राजस्थान में किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आप एक यूनिवर्सल नोट्स बनाओ, ताकि, क्योंकि राजस्थान का सिलेबस भाई साहब आरपीएससी और आरएसएस भी बेबे की मार रही है, भिगो भिगो के ठोक रही है ना। आवा भाई पर्सन दे रही है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत को नहीं है। शानदार तरीकों में पढ़ो, बढ़िया तरीकों में पढ़ो, बढ़िया कोचिंग में पढ़ो, बढ़िया नोट्स पढ़ो, और एक ही बार तैयारी करो, ताकि बार बार आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े, उन्हीं को बार बार रिवीजन करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार बढ़िया कोचिंग कर लो, उसके बाद में आप रिवीजन चलते, ठीक है। चलो तो भाई आगे देखो, ये सारी चीजें आप देखो। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम क्यों है, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक नदी का एग्जांपल देते, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण, एक मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया कि क्यों है सर, है ना, क्यों है। नोट्स कोई बात नहीं, आप, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर दोनों देते हैं बेटा, वहां से आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, आपके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना, ठीक है। एक बार आप कांटेक्ट कर लेना। तो ये राजस्थान के थार के मरुस्थल का ढाल हो गया। अब देखो आगे चलें भाई, अब बात करेंगे भाई राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो बेटा औसत ऊंचाई राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उसकी औसत ऊंचाई हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। औसत ऊंचाई कितने प्रकार से पढ़ते हैं सर, 2 प्रकार से पढ़ते हैं। दोनों प्रकार कौन से हैं, एक सर उत्तर में पढ़ते हैं और एक दक्षिण में पढ़ते हैं। अभी उत्तर दक्षिण कहां से आ गया सर, राजस्थान का थार का मरुस्थल तो पश्चिम में है। अरे बेटा वो पश्चिम में राजस्थान की तरफ से है, हाँ ना, हम यहां से पढ़ेंगे। ये राजस्थान, ये थार का मरुस्थल यहां से ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र है। अब देखो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण में थोड़ा नीचा, इसलिए तो नदियां नीचे आ रही हैं सारी, और उत्तर में थोड़ा ऊंचा है, इसलिए बीकानेर और चूरू में कोई नदियां नहीं है। सही बात है कि नहीं, ठीक बात है। हाँ राघव कोई बात नहीं, आप भी कांटेक्ट कर लेना। उत्तर में बेटा इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है,
और दक्षिण में इसकी औसत ऊंचाई वो कितनी है, 100 मीटर है। इसलिए जो सारी नदियां वो प्रवाहित होकर नीचे किस साइड आ रही है बेटा, अरब सागर में आ रही है, कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। समझ में आ गया होगा इतनी बातें, है ना। तो ज्योग्राफी ऐसे पढ़ो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। ज्योग्राफी को एकदम एंजॉय करके पढ़ो ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो ये सारी बेसिक हमने थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया। अब देखो कल की क्लास के अंदर हम आगे पूरा थार का मरुस्थल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और आपको ये नोट्स लिखने साथ साथ में नोट्स लिखा करो। नोट्स लिखने के बाद में आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने कुछ छोड़ दिया हो। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से नोट्स लिखाएंगे, बढ़िया तरीके से समझाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं शाम की PYQ क्लास में, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, ओके, जय हिंद।